अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे। फाइनली CBSE बोर्ड ने 10th कोर्स बी का सैम्पल पेपर लॉन्च कर दिया है। इस पेपर में आपको तमाम बातें बताई जाएंगी, ना सिर्फ पेपर के सवालात, जो पेपर यहाँ बताया गया है, जो मॉडल पेपर आपके लिए पेश किया गया है, ना सिर्फ वो बल्कि आपको सिलेबस से रिगार्डिंग भी बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। तो आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होगा। इस वीडियो के एंडिंग में एक ऐसी सीक्रेट बात बताई जाएगी जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा काम की बात होगी। ये आप वीडियो एंड तक देखें तो आपको पता लगेगा कि वो ख़ास बात क्या है। अगर आप डायरेक्टली वीडियो को स्किप करके लास्ट में चले जाएंगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि बात क्या थी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, समझे, और लास्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी जो सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है और सभी को बोलना है कि चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और आप भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जितने भी वीडियोस आने वाले हैं इस पेपर के बाद, इस वीडियो के बाद जितने भी वीडियो आएंगे वो तमाम ही वीडियो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, यानी अब एग्ज़ाम की आपको तैयारी कैसे करनी है। CBSE बोर्ड ने टर्म 2 का पेपर जो लॉन्च किया है उसके अकॉर्डिंग अब टर्म 2 की तैयारी कैसे करनी है, मैं एक वीडियो सिर्फ आपके तैयारी के रिगार्डिंग ही बनाऊंगा और आपको बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी का इसमें मौका मिलेगा। और आप उर्दू में मेरी तरफ से इतनी 100% इतनी अच्छी तैयारी करवाई जाएगी कि आप उर्दू में 100 to 100 नंबर लेकर ज़रूर आएंगे अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की तो। ठीक है, तो आइए हम ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए, आपका समय बर्बाद ना करते हुए, आइए हम पेपर की तरफ चलते हैं। इस पेपर में ना सिर्फ आपको सवालात बताए जाएंगे बल्कि सवालात के जवाबात भी बताए जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और सवालात के साथ जवाबात भी ध्यान से सुनते चलें और अंदाज़ा लगाएं कि आपका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। इसके साथ ही साथ पेपर का आंसर की, यानी इसका सॉल्यूशन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहां से भी आंसर की देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 2021-22 2022 का सैम्पल पेपर है जो कि CBSE बोर्ड ने लॉन्च किया है। कोर्स बी कोड 303। ये सिर्फ कोर्स बी का है, कोर्स ए का नहीं है। कोर्स ए वालों के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। टाइम 120 मिनट्स, 2 घंटे का टाइम है। सब्जेक्ट उर्दू, मिनिमम मार्क्स 40। सेकेंड टर्म, ये आपके दूसरे टर्म का पेपर का पैटर्न है। हिदायत, मंदरजा झील सवालात के जवाबात हर हिस्से में मौजूद हिदायत के मुताबिक तहरीर कीजिए, यानी जो हिदायत आपको दी गई है उसी हिदायत के तौर पर आपको पेपर को हल करना है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इसमें MCQ पैटर्न के कोई सवालात नहीं है, यानी कि छोटे छोटे सवालात इसमें नहीं दिए गए और ना ही बहुत बड़े वाले सवालात इसमें दिए गए हैं। ये बात आपको बहुत ही जानकर हैरत होगी कि किस MCQ पैटर्न के जो सवालात होते हैं, अबा सदा वाले, ABCD वाले, अली बे जिमदाल वाले जो सवालात होते हैं उनको टर्म फर्स्ट में इंक्लूड कर लिया गया था, इसलिए टर्म 2 से उन सवालात को बाहर निकाल दिया गया है। आइए सवालों की जानिब बढ़ते हैं। हिस्सा ए, सबसे पहले पार्ट 1। पार्ट 1 में 2 तरह के सवालात हैं। कैसे हैं मैं पढ़ के बताता हूँ। सवाल नंबर 1, मंदरजा झील गैर दरसी इख्तबासात में से किसी एक का इंतखाब कीजिए और उसमें मौजूद सवालों के जवाब लिखिए। 5 × 1 = 5। पहला क्या करना है, 2 इख्तबास आपको दिए गए हैं। एक तो इख्तबास दिया गया है नस्र, एक इख्तबास दिया गया आपको नस्र वाला और एक दिया है नज़्म वाला। आपको दोनों में से कोई भी एक इख्तबास को चूज़ करना है और उस पर मुश्तमिल 5 सवालात के क्या करने हैं, जवाब देने हैं। चाहो तो आप अ वाला चुन सकते हो, चाहो तो आप बे वाला चुन सकते हो। अलीफ और बे में से दोनों में से कोई भी एक पैसेज आप चुन सकते हो जो आपको ईजी लगे। दूसरी बात, ये दोनों ही इख्तबास आपके निसाब में शामिल नहीं है। गैर दरसी इख्तबासात का मतलब होता है जो कि आपके निसाब में शामिल नहीं होते हैं, कई बार से किसी दूसरी किताब से इसको शामिल किया गया है। इसलिए आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। सवालात बहुत इजी होते हैं, इसके बहुत ही आसान सवालात दिए जाते हैं क्योंकि निसाब के नहीं होते, इसलिए सवालात बहुत इजी होते हैं। आप सिर्फ ढंग से इसको पढ़ लेंगे तो इजीली आपको सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। सवालात किस तरह है, आइए पहले पैसेज पढ़ते हैं। अलिफ, पहला पैसेज देखिए। तकरीबन 450 साल पहले 1555 ईस्वी में अहमदनगर के सुल्तान थे, जहाँ एक चांद सी बेटी पैदा हुई। उसका नाम चांद बीबी रखा गया।
उस वक्त किसको मालूम था कि आगे चलकर ये लड़की हिंदुस्तान की तारीख़ में नाम पैदा करेगी और अकबर जैसे शहंशाह के मुकाबले में अपनी सल्तनत बचाने के लिए जान तक दे देगी। चांद बीबी बचपन से बहुत ज़हीन और बहादुर थी। पढ़ने लिखने में बहुत दिल लगाती थी। बाप ने उसका शौक़ देखकर उसकी तालीम और तरबियत का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। थोड़े ही दिनों में उसने अरबी, फ़ारसी और अपने इलाके की ज़बानों कन्नड़ और मराठी में बड़ी काबिलियत पैदा कर ली। उसने लड़ाई का भी फ़न भी अच्छी तरह सीख लिया। जब बड़ी हुई तो अपने बाप के साथ फ़ौज और सल्तनत के कामों में हिस्सा लेने लगी। ठीक है, कौन? चांद बीबी। अब ये आपको पैसेज दिया गया है, जाहिर सी बात आपके निसाब करना ही है, किसी दूसरी किताब का है। अब सवालात क्या है, सवालात देखिए एक करके। इक़्तिबास में लिखी हुई हर लाइन को, हर सत्र को आपको क्या करना है, ढंग से पढ़ना है और समझना है कि एक बात कहना क्या चाह रहे हैं। सवालात बहुत ही इजी हैं। पहला सवाल है, चांद बीबी के वालिद कहाँ के सुल्तान थे? इसका जवाब आपको पैसेज की फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा। जवाब क्या है? चांद बीबी के वालिद कहाँ के सुल्तान थे? अहमदनगर के सुल्तान थे। तो आपका जवाब में सिर्फ ये नहीं लिखना अहमदनगर, इससे आपके नंबर पूरे में से पूरे मिलने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। आपका जवाब पूरा लिखना है, चांद बीबी के वालिद अहमदनगर के सुल्तान थे। ठीक है, बाकी सेंटेंस आपको कॉपी करना है, एज इट इज़ देख कर लिखना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरा है, चांद बीबी की पैदाइश किस सन में हुई थी? तो आपका जवाब लिखना है, चांद बीबी की पैदाइश 1555 में हुई थी। चांद बीबी के शौहर का क्या नाम था? तो आपको लिखना है, चांद बीबी के शौहर का नाम आदिल शाह था। सवाल 4 है, आदिल शाह कहाँ के सुल्तान थे? तो आपका जवाब लिखना है, अली आदिल शाह बीजापुर के सुल्तान थे। सवाल नंबर 5, चांद बीबी किन ज़बानों से वाक़फ़ियत रखती थी? चांद बीबी अरबी, फ़ारसी और कन्नड़ और मराठी ज़बानों से भी वाक़फ़ियत रखती थी। ये तमाम सवालात आपको इक़्तिबास में मिल जाएंगे और इक़्तिबास में इनका जवाब है। अब है ब यानी बे, यानी एक पैसेज दिया गया था नस्र वाला, अब है नज़्म वाला। क्या है? नज़्म वाला। आप चाहे तो उसके जवाब दे सकते हैं 5। अगर आपको लगता है वो 5 सवाल आपके लिए मुश्किल हैं तो आप उसमें से दूसरा भी चुन सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए आसानी रखी गई है। बे वाला क्या है, सुनिए। झटपटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह लाके रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाए, राह से आसा गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ। सुरखरू आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं, रोशनी से जिनकी मुल्लाहों के बेड़े पार हैं। ये जो सबक है, अब जो पैसेज आपको दिया गया है ये क्या है? नज़्म वाला पैसेज है। चाहो तो उसका जवाब दो, चाहो तो इसका जवाब दे सकते हो। ये भी आपकी किताब में शामिल नहीं है, ये भी आपके निसाब से नहीं लिया गया है। ये 6ठी क्लास की जो किताब है तबीयत बहुत ही ज़्यादा नासाज है मेरी, उसके बावजूद भी आपके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि एक उस्ताद का सबसे अहम मकसद होता है कि वो अपने प्यारे बच्चों के लिए, अपने तालिब इल्म के लिए एक ख़ास जानकारी, उनके लिए मुफीद होने वाली बातें जल्द से जल्द उनके पास पहुंचाएं, ताकि वो उनके लिए मुफीद साबित हो और वो अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने इम्तिहान के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। मेरी यही कोशिश रहती है, इसलिए इस बीमारी की, इस इल्लत वाली हालत में भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी मेहनत को सराहेंगे। बहरहाल 6ठी क्लास की जो किताब है उसमें एक सबक है मिट्टी का दिया। क्या है? उसमें से ये पैसेज उसमें से निकाल के आपको 10th क्लास में दिया गया है। सवाल कुछ तरह है, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया किस वक्त लाकर रास्ते पर रखा? पहला ही मिसरा था, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया झटपटे के वक्त लाकर रास्ते पर रखा। झटपटे का वक्त होता है शाम का वक्त। ठीक है। महलों के, सवाल नंबर 2, महलों के झाड़ फानूस से वो दिया क्यों बेहतर है? तो आपको जवाब देना है, महलों के झाड़ फानूस से वो दिया इसलिए बेहतर है क्योंकि झाड़ और फानूस सिर्फ महलों को रोशन करते हैं, जबकि उस दिए से बेशुमार राहगीर इस्तिफादा हासिल करते हैं। महलों से झाड़ फानूस किसको कहते हैं? झालर झूमरी को। झूमर वगैरह होते हैं ना, वो क्या होते हैं? सिर्फ महलों के अंदर ही रोशनी पैदा करते हैं, जबकि दिया
सड़क पर लगाया गया है, कि उसरे राह पर लगा दिया गया है, उससे हर इंसान, आने जाने वाला हर मुसाफिर, हर राहगीर उससे फ़ायदा हासिल करता है, इसलिए वो दिया बेहतर है, उन झाड़ों से, उन फानूस से ज़्यादा बेहतर है, उन झूमर से ज़्यादा बेहतर है। सवाल नंबर 3, आफाक से क्या मुराद है? तो जवाब देना है आफाक उफ़क़ की जमा है, उससे मुराद है दुनिया। उफ़क़ से मुराद है दुनिया है। सवाल नंबर 4, फ़ानूस से क्या मानी है? तो जवाब देना है फ़ानूस के मानी है एक किस्म का कुंदील और शमादान। ठीक है, कुंदील और शमादान, यानी जिसमें मोमबत्ती लगाकर रखा जाता है, शमा जिसको कहते हैं, लालटेन जिसको कह सकते हैं, लालटेन, फ़ानूस का मतलब लालटेन। ठीक है। सवाल नंबर 5, इस नज़्म से क्या तालीम मिलती है? आपका जवाब देना है इस नज़्म से ये तालीम मिलती है कि इस दुनिया में वही काम बेहतर है जिससे अवाम उन्नास को फ़ायदा पहुँचे। इस दुनिया में वही काम बेहतर है जिसको आम लोगों को, जिससे क्या पहुँचे, फ़ायदा हासिल हो। वही काम दुनिया में सबसे बेहतर है। इंसान खुद के लिए जो काम करे वो कोई बेहतर काम नहीं होता है। अब आते हैं हम सवाल नंबर 2 पर, यानी सवाल नंबर 1 था 5 नंबर का, जिसमें आपको एक नस्र वाला, एक नज़्म वाला, एक पोइट्री वाला, एक प्रोज वाला, एक गद्य और एक पद्य, दोनों ही आपको इक़्तिबास दिए गए हैं। आपको जो भी इजी लगे आप दोनों में से एक चुन सकते हैं। दोनों के जवाब नहीं लिखना है, मैं फिर समझा रहा हूँ, दोनों के जवाब आपको नहीं लिखना है, दोनों में से एक ही चुनना है, दोनों में से एक चुनना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं सवाल नंबर 2, इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी सेम तरीका ही अपनाया गया है। एक नस्र वाला, एक नज़्म वाला इक़्तिबास इसमें भी दिया गया है। बस फ़र्क इतना है, वो जो इक़्तिबास थे वो दोनों आपके निसाब से बाहर थे। यहाँ जो इक़्तिबास दिए गए हैं, यहाँ पर जो पैसेज दिए गए हैं, वो दोनों ही आपके निसाब में शामिल हैं। ठीक है, आइए सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। मंदरजा झेल दरसी इक़्तिबास में से किसी एक का इंतखाब कीजिए और उसमें मौजूद सवालों के जवाब दीजिए। इक़्तिबास को पढ़ना है और उसके सवालों के जवाब देने हैं। अब अलिफ, पहला इक़्तिबास क्या है सुनिए। साइंस ने हमारे लिए बहुत सी सहूलियतें फ़राहम की हैं। हम बीमार पड़ जाएं तो इलाज के लिए बहुत सी दवाइयाँ, बहुत सी मशीनें मुहैया हैं। मौसलाती निज़ाम पर गौर करें तो ख़त से लेकर तार, टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, मोबाइल और अब इंटरनेट जैसी कई आसानियां हमें हासिल हैं। दूसरी आलमी जंग 1939 से 1946 के ज़माने में एक नए मौसलाती निज़ाम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई, एक ऐसा निज़ाम जो बहुत तेज़ी से काम कर सके। साइंसदानों ने कंप्यूटर के ज़रिए उस नए निज़ाम को खोज निकाला। उसको हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक मजमुआ है जो तमाम दुनिया में मौसलाती रिश्ता या वहदत कायम करता है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, इंटरनेट के ज़रिए किसी से भी रब्ता कर सकते हैं। रब्ते का तरीका ईमेल कहलाता है। ईमेल इंटरनेट की एक ऐसी खदमत है जिसने टेलीफोन से ज़्यादा तेज़ तर रब्ते का निहायत आसान तरीका बहुत कम खर्च पर मुहैया कर दिया है। चूँकि ईमेल की सहूलियत अब मोबाइल पर भी दस्तयाब है, लिहाजा तार बिछाने और दीगर ज़मीनी इंतज़ामात करने की ज़रूरत भी बाकी नहीं रही है। ये निसाब आपके सबक से ही लिया गया है, आपके इसबाक से भी, आपके निसाब में शामिल सबक से लिया गया है। अब इसके सवालों के जवाब आपको इस पैसेज को पढ़कर ही देने हैं। 5 सवाल दिए गए हैं, सभी एक नंबर के हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े इसके जवाब नहीं देने, सिर्फ एक लाइन में इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, सवाल किस तरह के हैं देखिए। सवाल नंबर 1, दूसरी आलमी जंग के ज़माने में क्या चीज़ की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई? किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस की गई थी? आपका जवाब क्या लिखना है? सवाल नंबर पहले का जवाब लिखना है दूसरी आलमी जंग के ज़माने में मौसलाती निज़ाम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई। जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको इसका जवाब ऊपर से ही मिल जाएगा। सवाल नंबर 2, इंटरनेट क्या है? तो मन से नहीं लिखना है, पैसेज में लिखा आपको वही जवाब देना है। सवाल नंबर 2 का जवाब है इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऐसा अहम हिस्सा है जो तमाम दुनिया में मौसलाती रिश्ता या वहदत कायम करता है। सवाल नंबर 3, ईमेल के फ़ायदे बताइए। तो आपको जवाब लिखना है मौसलाती निज़ाम में ईमेल, इंटरनेट वगैरह है। ईमेल के ज़रिए हम दुनिया की किसी भी हिस्से में हो लोगों से रब्ता कायम कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, मौसलाती निज़ाम में कौन कौन से वसाइल शामिल हैं? तो आपको लिखना है मौसलाती निज़ाम में ईमेल, इंटरनेट वगैरह ये सभी शामिल किए गए हैं। सवाल नंबर 5, टेलीफोन से ज़्यादा तेज़ तर और किफ़ायती रब्ते का तरीका क्या है? तो जवाब लिखना है टेलीफोन से ज़्यादा
तेज़ तर और किफ़ायती राब्ते का तरीका ईमेल है। क्या है? ईमेल है, जैसा कि आपको पैसेज में दिया गया है। अब आता है पैसेज बे। ठीक है, अब ये जो पैसेज है ये भी आपके निसाब में शामिल ही किसी सबक से लिया गया है। सबक कौन सा है? पहाड़ और गिलहरी। ये आपके सबक निसाब में आपके शामिल है। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है उस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है ना चीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हो यूँ बात तमीज़ बन बैठी। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मी है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। कहा ये सुन के गिलहरी ने मुँह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। पहाड़ और गिलहरी सबक से लिया गया है ये मजमून, ये निसाब का ये सवालात, ये पैसेज। अब आपको इसको क्या करना है? जवाबात देने हैं। ये पार्ट मैंने, ये सबक मैंने आपको वीडियोस में, अगर आप इन सबक के बारे में भी जानना चाहते हैं तो एक एक सबक की वीडियो बनाए हैं। आप जान पहचान वाली प्लेलिस्ट में जाकर तमाम वीडियो को आप ईजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सवाल कुछ पहला इस तरह है, पहाड़ गिलहरी से क्या कहता है? तो आपको जवाब लिखना है, पहाड़ गिलहरी से कहता है कि अगर तुम में शर्म हो तो पानी में जाके डूब मरो। ये बात कौन कहता है? पहाड़ कहता है। इस बात को बहुत खुले तरीके से हमने बयान किया है वीडियोस के अंदर, आप चाहे वीडियोस जाकर देख सकते हैं। पर यह आपको एक लाइन में ही इसका जवाब देना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा जवाब नहीं देना है। सवाल नंबर 2, पहाड़ अपने गुरूर का इजहार किस अंदाज में करता है? जवाब देना है, पहाड़ अपने गुरूर का इजहार उस अंदाज में करता है कि मेरी अज़मत और बुलंदी के आगे ज़मीन भी पस्त नज़र आती है, ज़मीन भी मेरे आगे झुकी हुई नज़र आती है। ठीक है। सवाल नंबर 3, पहाड़ अपने आप पर गुरूर क्यों करता है? तो जवाब देना है, पहाड़ अपने आप पर गुरूर इसलिए करता है कि वो कैद में गिलहरी की बनिस्बत बहुत बड़ा था। उसे किस बात का गुरूर है? क्योंकि पहाड़ अपने आप से गिलहरी से बहुत बड़ा था। सवाल नंबर 4, पानी में जाकर डूब मरने के क्या मानी है? ये एक मुहावरा है, मैंने आपको वीडियो में बताया था। पानी में जाकर डूब मरने का मानी क्या है? तो जवाब लिखना है, पानी में जाके डूब मरने का मानी है शर्मशार होने के है, शर्मिंदा होने का इसका मतलब है। ठीक है, पानी में जाकर डूब मरो यानी शर्मिंदा हो जाओ। सवाल नंबर 5 है, पहाड़ गिलहरी से डूब मरने को क्यों कहता है? जवाब लिखना है, पहाड़ गिलहरी से डूब मरने को इसलिए कहता है कि गिलहरी पहाड़ के मुकाबले कद में क्या है, बहुत छोटी थी। अब है पार्ट बी, 18 मार्क्स, पहले वाले के 20 नंबर है। 2 गैर दर्श इक्तबास है, 2 दर्श इक्तबास है, 2 पैसेज, 2 अनसीन पैसेज है और 2 सीन पैसेज है। दोनों में से एक एक आपको चुनना है। ठीक है। अब है पार्ट बी, इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं। सवाल थोड़े बड़े हो सकते हैं, इसके कम से कम एक लाइन के नहीं, कम से कम 2 लाइन से 3 लाइन में इसका जवाब आपको देना है। टोटली आपको 10 सवाल दिए गए। कितने दिए गए हैं? 10 सवाल दिए गए हैं, लेकिन आपको 10 के 10 नहीं करने, आपको 10 में से जो 6 के जवाब देने, 10 में से सिर्फ 6 के ही जवाब देने हैं। और हर जवाब पर आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 मिलेंगे। ऐसा नहीं करना कि आपको 10 आते हैं तो 10 के 10 कर दिए जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो सवाल आपको इजी लगे, अच्छे लगे, उन्हीं के जवाब को जवाब देने हैं। मैं फिर से चेता रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, जो सवाल आपको इजी लगते हो, अच्छे लगते हो, आसानी से जिनका जवाब दिया जा सकता हो, बेहतर आपको जवाब जिनका आता हो, आपको सिर्फ वही 6 सवाल करने हैं, बाकी नहीं करने हैं, छोड़ देने हैं। ठीक है, 6 सवाल के जवाब आपको देने हैं, हर सवाल के 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। मंदरजा झेल सवालात में से सिर्फ 6 के जवाब उर्दू में तहरीर कीजिए और सवालों के नंबर मुसावी हैं, उनके सामने दिए गए हैं, जैसे कि सभी के सवाल बराबर सबके नंबर है, 3-3 नंबर। ठीक है। सवाल नंबर 3, इसम कैसे कहते हैं, मिसाल भी दीजिए। आपको तो इसम की पहचान आपको बताई गई है। किसी आदमी, जगह और चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। जैसे पटना हुआ, दिल्ली हुआ, ज़्यादा हुआ, ज़ुबैर हुआ, जीशान हुआ, शहजाद हुआ, साहिल हुआ, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। सवाल नंबर 4, मख्ता किसे कहते हैं, मिसालों के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। मिसाल भी देनी है। गज़ल या कसीदे के आखिरी शेर को मख्ता कहते हैं। ये मैंने आपको गज़ल वाले वीडियो में आपको बताया, डिटेल में आप समझ सकते हैं क्या कहते हैं। मख्ता कहते हैं। मख्ता में शायर अपना तखल्लुस भी क्या करता है, इस्तेमाल करता है, उसी को मख्ता कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर, कसीदे का आखिरी शेर क्या कहलाता है? मख्ता कहलाता है। जैसे एक शेर इस तरह हो जाता है, बदल का और फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहल करम देखते हैं। इसमें गालिब का नाम आ गया तो ये क्या होगा, उस शेर का मख्ता हो गया। ठीक है। एक शेर को इस तरह होता है, उम्र तो सारी गुजरी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो इसमें मोमिन का नाम हो गया, मोमिन का नाम आ गया, शायर का मोमिन का
नाम आ गया तो ये समझ लीजिए उसका क्या हो गया, तखल्लुस हो गया। ठीक है, समझ गए आप बात। मक्ता किसे कहते हैं, जिसमें शायर पर तखल्लुस इस्तेमाल करता है। और गज़ल का या कसीदे का सबसे आखिरी शेर क्या कहलाता है, मक्ता कहलाता है। गज़ल वाला वीडियो आप इसीलिए देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मक्ता दिया गया है, हो सकता है एग्जाम में आपसे मतला पूछ ले, हो सकता है मतला मक्ता दोनों ही छोड़ दे, आपसे रदीफ और काफ़ी के बारे में पूछ ले, तो आप गज़ल वाला वीडियो डिटेल में ईजिली देखें और समझें बात को। सवाल नंबर 5 है, मंदरजा दिल मुहावरों के मानी लिखते हुए उनका जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आपको उनका मतलब भी बता रहे हैं और बाद में उसका जुमले में इस्तेमाल भी करना है। 9-2-11 होना, ईद का चाँद होना, आंखों का तारा होना। 9-2-11 होना का मतलब क्या होता है, फरार होना, भाग जाना। पुलिस को देखने के बाद चोर क्या हो गए, 9-2-11 हो गए। पुलिस को देखने के बाद चोर क्या हो गए, 9-2-11 हो गए, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, ईद का चाँद होना, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जब जीशान अपने शहर से वापस लौटा तो मैंने उससे कहा, अरे भाई जीशान, बहुत दिनों बाद मिले, तुम तो ईद का चाँद हो गए हो, यानी कोई बहुत दिनों बाद नज़र आता है तो ऐसा कहा जाता है। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, कि साहिल अपनी माँ का आंखों का तारा है। साहिल अपनी माँ का आंखों का तारा है, इसका मतलब क्या है, साहिल अपनी माँ का क्या है, बहुत प्यारा है। समझ में आ गई। सवाल नंबर 6, शेर की तारीफ लिखिए। शेर किसे कहते हैं, शेर किसे कहते हैं, उसकी तारीफ लिखिए। तो लिखना है, शेर के लग़वी माने हैं दरियाफ्त करने या जानने के हैं। इस्तिलाह में इस मौजू कलाम को शेर कहते हैं जो मुतकल्लिम से कसदन सादर हो। ठीक है, उससे कहा जाए। शेर के बयान भी हम आपके कवायद वाले प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 7, मिर्ज़ा गालिब का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। मिर्ज़ा गालिब के बारे में थोड़ा बहुत तारुफ बयान करना है, 2-3 लाइनों में बताना है। मिर्ज़ा गालिब कौन थे तो आपको बता रहा है, कुछ इस तरह जवाब लिखना है इसका। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के मशहूर शायर थे। उनकी विलादत 1797 में आगरे में हुई थी। बचपन में ही वालिद का साया सर से उठ गया था। वालिद के इंतकाल के बाद उनकी परवरिश उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने की थी। उनकी शादी दिल्ली में हुई और यहीं आकर बस गए। यहाँ के इल्मी और अदबी माहौल में उनके शायरी ज़ौक़ की तरबियत हुई। बहुत जल्द उन्होंने अपनी मुनफरद शाख्त बना ली। उनकी वफ़ात 1869 में हुई और उनका मज़ार दिल्ली में मौजूद है। ठीक है, 2-3 लाइनों में आपको इस बात को बयान करना है और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सवाल नंबर 8, इकबाल की नज़म पहाड़ और गिलहरी से हमें क्या नसीहत मिलती है। जैसा कि ऊपर नज़म आई थी ना, इसकी आपका जवाब लिखना है। इस नज़म से हमें ये नसीहत मिलती है कि दुनिया में कोई चीज़ अपने कद की वजह से अहम नहीं होती, बल्कि उसकी अहमियत उसके काम की वजह से होती है। इस तरह उससे ये भी सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ अहमियत की हामिल होती है। अल्लाह ताला ने छोटी बड़ी कोई चीज़ जो भी दुनिया में बनाई है, हर चीज़ की अपनी क्या है, एक अहमियत है। इसमें अल्लाह ताला की मसलहत है, उसने हर चीज़ को छोटा बड़ा बनाया है। कोई चीज़ बेकार नहीं है, कोई चीज़ बेजाया नहीं है, बेजान नहीं बनाई गई है। हर चीज़ का अपना एक मकसद हुआ करता है। अगला है, मंदरजा झील अल्फाज के जमा बताइए। भाई तो जमा का वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप चेक कर ले। उनमें आपको तीनों लफ्ज़ मिल जाएंगे। फ़लक का होगा अफलाक, फ़िक्र का होगा अफ़कार, ज़िक्र का होगा अज़कार। ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे अगर आप प्लेलिस्ट को ढंग से चेक करोगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो के लास्ट में आपको बताई जाएगी सबसे अहम बात क्या है। सवाल नंबर 10, रतन सिंह का तारुफ कराते हुए उनकी मशहूर तसन्निफ़ात का ज़िक्र करें। आपको जवाब देना है। जवाब नंबर 10, रतन सिंह सियालकोट में पैदा हुए। तक़सीम वतन के बाद वो हिंदुस्तान चले आए और ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम तक़सीम वतन के बाद हिंदुस्तान चले आए और ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मुंसलिक हुए। अफसाना निगारी का शौक़ उन्हें इब्तिदाई से ही था। बतौर अफसाना निगार उनका नाम जल्द मशहूर हो गया। पहली आवाज़ पिजड़े का आदमी, काट का घोड़ा उनके मशहूर अफसानवी मजमूए हैं। ये जब भी मैंने आपको कोई सबक पढ़ाया है उससे पहले उसके शायर का तारुफ, उस मुसन्निफ़ का तारुफ पहले मैंने आपको बताया है। आपको उनको भी ध्यान से सुनना है ताकि इस तरह के सवालात जब एग्ज़ाम में आए तो आप उनके जवाब इजीली दे सकें। सवाल नंबर 11, साहिर लुधियानवी की नज़्म ए शरीफ इंसानों की रोशनी में जंग की
जंग के नुकसानात पर एक नोट लिखिए। जंग होने के क्या नुकसान है, युद्ध के क्या नुकसान है, ये हमें नज़्म पढ़ी मैंने आपको शरीफ इंसानों, उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। तो क्या लिखना है, जवाब लिखेंगे जंग पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। जंग के मज़र और महलिक असर इस सारी दुनिया पर मुरतब हुए होते हैं, उससे सारी मखलूक तबाह होती है, उसकी वजह से ज़रख़ ज़मीन बंजर में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से भूख और फाके की नौबत आ जाती है। यानी जंग इंसानी तरक्की और खुशहाली की क्या है, दुश्मन है। इसलिए जंगों को रोका जाना चाहिए, जंग से पूरी इंसानियत ख़तरे में पड़ जाती है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको नज़्म में आपको ये सारी बातें मैंने समझाई भी थी, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। सवाल नंबर 11 सवाल नंबर 12 मंदरजा झैल अल्फाज की जिन्स बताइए। क्या बताना है, जिन्स बतानी है कि ये जो लफ्ज़ लिखा है ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। दौलत, ख़त और नाम, तो जो लफ्ज़ हमें लफ्ज़ से पता नहीं लगता है कि ये क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। हमको क्या करना पड़ता है, लफ्ज़ को किसी जुमले में इस्तेमाल करना होता है जिसमें पता लग जाएगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। दौलत ख़त्म हो जाती है या दौलत ख़त्म हो जाता है, जाहिर सी बात है दौलत ख़त्म हो जाती है, दौलत बर्बाद हो जाती है। तो जो जाती है इसका मतलब क्या होगा, दौलत क्या है, मुअन्नस है। क्या है, मुअन्नस है। ख़त लिखा जाता है या ख़त लिखी जाती है, ख़त लिखा जाता है, इसलिए ख़त क्या हो गया, ख़त क्या हो गया, मुज़क्कर हो गया। अब है नाम, नाम बोला जाता है कि नाम बोली जाती है, नाम बोला जाता है, नाम बताया जाता है, नाम बताई नहीं जाती है ना, तो नाम क्या हो गया, मुज़क्कर। क्या हो गया, मुज़क्कर। अब है पार्ट सी, क्या है, पार्ट सी, आखिरी हिस्सा। अब इसमें किस तरह के सवाल आते हैं, इससे पहले जो सवाल थे पार्ट बी में उनके जवाब के नंबर आपको 3-3 मिलने थे। पार्ट सी के जो जवाब हैं इसके जवाब को थोड़े छोटे ही देने, शॉर्ट पे ही देने, इनके अभी आपको 2-2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको 10 सवाल दिए गए हैं, आपको 10 के 10 नहीं करने हैं, 6 सवाल ही करने हैं, सारे नहीं करने हैं। मैंने अक्सर बच्चों की जब कॉपियाँ मैंने चेक की है लास्ट टाइम में, मैंने देखा है जिन बच्चों को बड़े वाले आते थे तो 10 के 10 कर दिए, और दूसरे वाले हिस्से में क्या करा, जहाँ 6 करने थे 6 की जगह 2 ही करे, किसी ने 3 ही करे, ऐसे बच्चे कर दिया करते हैं। सोचते हैं कि सर उसमें से नंबर दे देंगे, तो बेटा ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। आप इस चीज़ के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अगर किसी ने ऐसा कह दिया है तो अपने टीचर को भी, आपको टीचर ने भी सही सलाह दी होगी, आपको सही तरह समझाया होगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपका ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, आपको पहले वाले में भी 6 करने हैं, दूसरे वाले में भी 6 ही करना है, 4 उसमें छोड़ रहे हैं, 4 इसमें छोड़ने हैं। ठीक है, ऐसा कभी गलती ना करें कि टीचर आगे पीछे नंबर कर लेंगे, टीचर कभी ऐसा नहीं करते हैं। जो प्रोसेस दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग ही कॉपी चेक की जाती है। चलिए सवालात की तरफ चलते हैं। मंदरजा झैल सवालात में से सिर्फ 6 के जवाब उर्दू में तहरीर कीजिए और सवालों के नंबर मुसावी हैं, उनके सामने दिए गए हैं। सभी के सवालों के नंबर क्या है, बराबर है, सभी के 2-2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। सवाल नंबर 13, शाहिर लुधियानवी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। जवाब, शाहिर लुधियानवी का पहला शेरी मजमुआ तलखियाँ है। क्या है, तलखियाँ। सवाल नंबर 14, निसाब में शामिल आदमी की कहानी किसका मजमून है। तो आपको बताना है, सवाल नंबर 14, आदमी की कहानी मोहम्मद मुजीब का मजमून है। सवाल नंबर 15, मोहम्मद मुजीब के 2 ड्रामों के नाम लिखिए। तो जवाब लिखना है, सवाल नंबर 15 का जवाब लिखना है, मोहम्मद मुजीब के 2 ड्रामों के नाम खेती और खानाए जंगी है। खेती और खानाए जंगी। सवाल नंबर 16, मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का मतला लिखिए। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का मतला लिखिए। तो इसका जवाब है, मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का मतला है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, आगे आती थी हालत दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। पूरा शेर था। मतला कहते हैं गज़ल का जो पहला मिसरा होता है उसे क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। तो गालिब की जो गज़ल आपके निसाब में शामिल है, आपको सिर्फ उसका पहला मिसरा, उसका पहला जुमला ही बताना है, पहला शेर आपको लिखना है। पहला शेर क्या था उसका, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। इसका वीडियो हम बना चुके हैं, आप इजीली देख सकते हैं। अब मुझे पता है कुछ बच्चे बहुत और स्मार्ट होंगे जिन्होंने क्या कर लिया होगा, पूरे वीडियो को स्किप कर लिया होगा और ठीक लास्ट में जाकर चेक कर लिया होगा कि सर ने कौन सी अहम बात बताई है, सर ने कौन सी खास बात बताई है। तो मैं ये बात आपको भी बता देता हूँ जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देख लिया है। बेटा खास बात ये है, आपको जो भी सवाल जवाब दिए जा रहे हैं, ये सवाल जवाब सिर्फ चैप्टर नंबर 15 से लेकर चैप्टर नंबर 22 तक ही आएंगे। आपको पूरी किताब पढ़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है ना, सरप्राइज वाली बात।
बिल्कुल आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है, पूरी किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 15 से लेकर सबक नंबर 15 से लेकर सबक नंबर 22 तक जो 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर को ही जमकर पढ़ाई करनी है, जमकर उनकी तैयारी करनी है। ठीक है, ये था आपके लिए सरप्राइज, अब मैं लास्ट में नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 16, हाँ अब हंसने वाली बात नहीं है। सवाल नंबर 17, मिर्ज़ा गालिब के कलाम की 2 खुसूसियात तहरीर करें। मिर्ज़ा गालिब के कलाम की 2 खुसूसियात बयान कीजिए। तो क्या करनी है, सवाल नंबर 17 का जवाब लिखना है कुछ तरह। मिर्ज़ा गालिब के कलाम की 2 खुसूसियात ये हैं, एक तो है ख्याल की बुलंदी, दूसरी है मजमून आफरीनी। मजमून आफरीनी। सवाल नंबर 18, हबीब तनवीर के ड्रामों के नाम लिखिए। जवाब क्या लिखना है, हबीब तनवीर के ड्रामों के नाम हैं चरणदास चोर और आगरा बाज़ार। और भी हैं जिनके नाम आपको उस निसाब में शामिल है, आपको सिर्फ 2 के नाम ही यहाँ पर बताने हैं। अगर आप 2 नाम याद रख लो तो ये आपके लिए बहुत है। सवाल नंबर 19, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। चिल्ला चिल्ला कर बताया था, रुबाई में 4 मिसरे होते हैं और चौथा मिसरा बहुत ही अहम होता है जो रुबाई की जान कहलाता है। सवाल नंबर 20, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई थी। जवाब देना है, अल्लामा इकबाल की पैदाइश सियालकोट में हुई थी। सवाल नंबर 21, अल्लामा इकबाल के बच्चों के लिए लिखी गई 2 नज़मों के नाम लिखिए। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी है, परिंदे की फरियाद है, पहाड़ों की लहरी है, जुगनू है। ठीक है, ये सारी अल्लामा इकबाल की ही नज़में, आपको किसी 2 के नाम लिखने हैं। सवाल नंबर 22, साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है। साहिर लुधियानवी का असल नाम अब्दुल हई है। क्या है, अब्दुल हई है। तो इस तरह आपका ये पेपर क्या होता है, कंप्लीट होता है। जो बच्चे ज़्यादा स्किप करके आ गए हैं तो पीछे जाकर देखिए, मैंने अहम बात तो बीच में बता दी थी, आप वहाँ जाकर वापस चेक करें मैंने कहाँ पर बात बताई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सरप्राइजिंग वाली बात बहुत ज़्यादा हैप्पी करेगी। आपको सिर्फ उस बात पर गौर करना है और बहुत अच्छे से आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। जो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाते हैं आप उनकी तैयारी कर सकते हैं, और जो वीडियो रह गए हैं तो जल्द से जल्द अब जितने भी वीडियोस आएंगे वो सिर्फ आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी को लेकर ही सारे वीडियो आएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ उनकी ही तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर से बेहतर तैयारी करेंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कर सकें। मैं मिलता हूँ आपसे आपकी तैयारी वाली वीडियो में, आपकी ज़रूरत वाले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, दुआ में मुझे याद रखिए। खुश रहिए, आबाद रहिए।